हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? बेटे कंफर्मेशन दे दे। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जी बेटे, आपके साथ बेसिक वेरिएंसेस जो हैं वो डिस्कस हो चुके, हमने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली हुई है। आज हम मूव करेंगे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की तरफ, और उसके अलावा बेटे एडवांस्ड वेरिएंसेस हैं वो हमें कुछ डिस्कस करने। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की। बेटे आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी होगी जो कि बेसिकली एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है इन वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें आपको करना क्या होगा, आपको विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस अपने बजटेड प्रॉफिट को रिकॉन्साइल करना है एक्चुअल प्रॉफिट के साथ विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस। बेसिकली आपके बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस जो होता है उसी ही को तो हम वेरिएंस बोलते हैं। अब वेरिएंस हमने 2 तरह के डिस्कस किए कि जनाब आपके फेवरेबल वेरिएंसेस भी हो सकते हैं और एडवर्स वेरिएंसेस भी हो सकते हैं। उन वेरिएंसेस की वजह से, चाहे वो फेवरेबल है या एडवर्स है, उनकी वजह से आपका बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से वेरी करता है। अब हम अगर उन फैक्टर्स को एडजस्ट कर लें बजटेड प्रॉफिट में, तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो एडजस्टमेंट कैसे की जाए? बेटे जितने भी आपके फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे आप उनको ऐड करोगे और एडवर्स वेरिएंसेस को माइनस करोगे, तो जनाब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, आना चाहिए। अब जनाब फेवरेबल को ऐड क्यों किया जाता है, एडवर्स वेरिएंसेस को हम माइनस क्यों करते हैं? जब हम अपनी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का स्टार्ट बजटेड प्रॉफिट से करें और एंड रिजल्ट हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए, उस सिचुएशन में हम फेवरेबल वेरिएंसेस को ऐड करेंगे और एडवर्स वेरिएंसेस को माइनस करेंगे। रीजन क्या है बेटे? फेवरेबल वेरिएंस होता कब है? वेरिएंस का बिहेवियर फेवरेबल तब होता है जब एक्चुअल में कॉस्ट कम होती है, और एक्चुअल में कॉस्ट के कम होने की वजह से एक्चुअल प्रॉफिट जब ज्यादा होता है तो तब वेरिएंस आपका फेवरेबल होगा। तो इसलिए जब आपने फेवरेबल वेरिएंसेस की सिचुएशन में होता क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट एक्सीड करता है, ग्रेटर देन होता है बजटेड प्रॉफिट से, तो तब वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल आता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट बजट, चले यहाँ पे अमाउंट भी कुछ हम सपोज कर लेते हैं, सपोज के जनाब वो आपको फेवरेबल वेरिएंस की अमाउंट देता है 2000, फेवरेबल वेरिएंस की अमाउंट उसने आपको दी है कि जनाब 2000 है, बजटेड प्रॉफिट आपके पास है 14000, कैलकुलेट कीजिए एक्चुअल प्रॉफिट। अब मुझे मालूम है कि जनाब फेवरेबल वेरिएंस का मतलब है कि एक्चुअल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक्चुअल में अच्छी परफॉर्मेंस होने का मतलब ये है कि जनाब एक्चुअल में कॉस्ट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो जब ज्यादा वाली अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसे ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जनाब
14,000 बजटेड प्रॉफिट में फेवरेबल वेरिएंस अगर मैं 2,000 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से 2,000 ज्यादा था, इसीलिए तो वेरिएंस मेरे पास क्या आया, फेवरेबल। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हमने करना क्या होता है, उसका स्टार्ट बजटेड प्रॉफिट से करना होता है। जितने फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे वो हम ऐड करते चले जाएंगे, जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस होंगे, और एडवर्स की सिचुएशन में एक्चुअल प्रॉफिट कम होता है, तो जब हमने एक्चुअल की तरफ, कम प्रॉफिट की तरफ जाना होगा, तो बिकॉज ऑफ एडवर्स वेरिएंस, तो एडवर्स वेरिएंस को माइनस कर देंगे और फेवरेबल वेरिएंसेस को ऐड कर देंगे, तो जनाब आपका बजटेड प्रॉफिट का रिजल्ट एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का स्टार्ट बजटेड प्रॉफिट की बजाय एक्चुअल प्रॉफिट करोगे तो फिर आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट से बजटेड प्रॉफिट की तरफ जा रही हूं तो फिर एडवर्स वेरिएंसेस ऐड हो जाएंगे और फेवरेबल वेरिएंसेस माइनस हो जाएंगे। आप अपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का स्टार्ट यूं भी ले सकते हो कि जनाब मैंने स्टार्ट लिया है, एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट लिया, वेरिएंसेस को एडजस्ट करके बजटेड प्रॉफिट की तरफ जाना है। अगर ऐसा करना है तो फिर मुझे वेरिएंसेस के को भी, उनको भी प्लस माइनस डिफरेंट करना होगा। ऐसी सिचुएशन में फेवरेबल वेरिएंस आपके माइनस हो जाएंगे और एडवर्स वेरिएंस आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली मैं स्टूडेंट को यही एडवाइस करती हूँ, बुक्स में भी यही मेथड चलता है कि आप अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का स्टार्ट बजटेड प्रॉफिट से कीजिए और एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाइए, और उसके लिए पहले ऑल वेरिएंसेस आपके पास होने चाहिए, उसमें से जितने फेवरेबल वेरिएंसेस हैं हम ऐड करेंगे और जितने एडवर्स वेरिएंसेस होंगे उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। चले जनाब, अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, वो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी बनाने को कह सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी वो आपसे रिक्वायर कर सकता है। इनको कैसे बनाया जाए, बातें तो यही है, तीन चीजें, एक बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और वेरिएंसेस हैं, लेकिन इनको प्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। वो प्रेजेंट करने का मेथड जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्या है, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर्मेट नोट करेंगे इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी बेटे, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चाहे आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग हो या बेटा जी आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट की अमाउंट ली। अब वेरिएंसेस आपने कौन कौन से पढ़े हैं, सेल्स रेवेन्यू से रेलिवेंट, वेरिएबल कॉस्ट से रेलिवेंट और फिक्स कॉस्ट से रेलिवेंट। हम सबसे पहले हमेशा सेल्स के वेरिएंसेस को एडजस्ट करते हैं। सेल्स के दो वेरिएंसेस, एक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और एक सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो सबसे पहले इसमें हम एडजस्ट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो जब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को बजटेड प्रॉफिट में एडजस्ट किया जाता है तो बेटा जी जो आपके पास प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट बेसिकली क्या है, फ्लेक्स बजटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप लोग फॉर द टाइम बिंग कंफ्यूज हुए होंगे कि जनाब स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है और बजटेड प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन जब मैंने फ्लेक्स का वर्ड यूज किया थोड़ा सा आपके माइंड में उसका सोल्यूशन आया होगा कि जनाब वो बेसिकली डिफरेंस किस चीज का है। देखो बेटे, अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को मैं बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसे हम बजटेड प्रॉफिट का नाम देंगे। ये प्रॉफिट होता है एज पर ओरिजिनल बजट।
एज यू नो कि बेटे जो फ्लेक्स बजट होता है वो बजटेड यूनिट्स पे, बजटेड एक्टिविटी लेवल पे बेस नहीं करता, बल्कि वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बेस करता है। इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को बजटेड यूनिट्स की बजाय एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। अब एक और चीज बेटे, प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो कौन से यूनिट्स लिए जाएं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या सोल्ड। तो बेटे जो चीजें हम बेच देते हैं, वो जो चीजें बिक जाती हैं वो प्रॉफिट जनरेट करती हैं। इसलिए जब भी आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट्स कौन से लेने हैं, यूनिट्स सोल्ड। तो जनाब फर्स्ट वन स्टेप आपने क्या करना है, आपने बजटेड प्रॉफिट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, जो कि कैसे करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने स्टैंडर्ड सेल प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करोगे, आपके पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर 1 यूनिट आएगा। फिर आप उसे बजटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल बजटेड प्रॉफिट आएगा। और उसमें हमने सिर्फ सेल्स के यूनिट्स के वेरी कर जाने की वजह से जो वेरिएंस आता है, जिसको नाम दिया था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का, हम बेटा सिर्फ उसको एडजस्ट अगर करेंगे तो सिर्फ यूनिट सोल्ड का डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा, तो बजटेड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके स्टैंडर्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट पहले से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि कैसे आएगा, जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, आप उसे एक्चुअल यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा। और ऑटोमेटिकली जब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट होगा, एडजस्ट का मतलब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये तो डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पे। अगर यहाँ पे सपोज करो, मैंने यहाँ सपोज किया हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का बिहेवियर फेवरेबल है, तो इसलिए इसको मैंने ऐड किया। अगर ये एडवर्स होता तो माइनस करते, आपके पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट आता। अब जब स्टैंडर्ड प्रॉफिट आता है तो बेटे हम इसमें सेल्स के प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट करते हैं। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस किस तरह फाइंड आउट करना है, ये जनाब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि जनाब सेल प्राइस का डिफरेंस ले लीजिए और एक्चुअल यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। अब सपोज मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि जनाब ये एडवर्स है, तो एडवर्स वेरिएंसेस को हम माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट में से आप इसे माइनस कर दोगे। आफ्टर देन यहाँ एक और बात बेटे, इफ यू रिमेंबर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ और आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट आएगा। क्यों? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना कैसे सीखा है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस में सेल्स यूनिट्स जो हैं उनका डिफरेंस लेना है कि हमने एज पर बजट कितने यूनिट सेल करने का प्लान किया था, बजटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड कितने थे, माइनस एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स वॉल्यूम मीन यूनिट्स का डिफरेंस ले लिया। अब यूनिट्स के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड जीपी पर यूनिट से, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई की अमाउंट के डिफरेंस की वजह से दोनों कॉस्टिंग सिस्टम में आपके पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर डिफरेंट आएगा। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस दोनों मेथड में, बाकी सारे वेरिएंसेस इन दोनों मेथड में सेम होंगे, सिर्फ फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस का भी फर्क पड़ेगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स एफओएच के ऑल वेरिएंसेस, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो क्या सीखा था कि फिक्स एफओएच का एक ही वेरिएंस हम एडजस्ट करते हैं, और वो कौन सा वेरिएंस होता है, फिक्स एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चलें जनाब नेक्स्ट में है, अब मैंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का स्टार्ट लिया है बजटेड प्रॉफिट से। सबसे पहले सेल्स के वेरिएंसेस को एडजस्ट किया है। सेल्स के दो वेरिएंस, एक सेल्स प्राइस वेरिएंस और एक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और इन दोनों वेरिएंस में हम सबसे पहले हमेशा सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट करते हैं, बाद में प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट किया जाता है। अब जब ये दोनों वेरिएंसेस एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद कॉस्ट के जितने भी वेरिएंसेस हैं वो एक साथ उनको एडजस्ट करके एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है। जी बेटे, अब उसके बाद कॉस्ट वेरिएंसेस।
जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो तमाम कॉस्ट के वेरिएंस एक जगह ही, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए मटेरियल के कौन कौन से वेरिएंसेस फाइंड आउट किए, एक प्राइस वेरिएंस और एक आपके पास यूजेज वेरिएंस। बेटे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच, ये फिक्स एफओएच, जब वेरिएंसेस डिस्कस किए तो मैंने आपको बताया कि बेटे इनके टोटल वेरिएंसेस भी होते हैं और सब वेरिएंसेस भी होते हैं। हमने या तो टोटल वेरिएंस को अकाउंट फॉर करेंगे तो सब वेरिएंसेस को छोड़ देंगे। अगर सब वेरिएंसेस को अकाउंट फॉर करना है, कंसिडर करना है, अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में लेकर आना है, तो टोटल वेरिएंस को इग्नोर कर दोगे। अगर आप टोटल वेरिएंस और सब वेरिएंस दोनों के इफेक्ट्स को यहाँ लोगे तो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल वेरिएंस होता है वो सब वेरिएंसेस के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपने टोटल मटेरियल का वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस, टोटल वेरिएबल एफओएच, कॉस्ट वेरिएंस ले लिया, फिर उनके सब वेरिएंसेस निकालोगे। और अगर सब वेरिएंसेस को यहाँ कंसिडर करना है तो फिर आप टोटल वेरिएंस को इग्नोर करोगे। अब मेथड कौन सा चलता है कि जनाब हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल है वो देनी है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जनाब टोटल वेरिएंस को अकाउंट फॉर ना किया जाए, बल्कि उनके सब वेरिएंसेस को ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में लिखा जाए। अब उसमें भी दो मेथड हैं, फेवरेबल और एडवर्स का कॉलम भी बना दिया जाता है, अदरवाइज डायरेक्टली उसको आप आउटर कॉलम में भी लेके जा सकते हो। चलो सपोज मेरा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल था तो वो बेटा जी ऐड हो जाएगा। यूजेज वेरिएंस अगर मेरे पास एडवर्स है तो उसको मैं माइनस कर दूंगी। मटेरियल के बाद चलें तो लेबर वेरिएंस की तरफ चलेंगे। लेबर का एक रेट वेरिएंस होता है, एक जनाब आपके पास उसका एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ा है, और इसके अलावा आइडल टाइम वेरिएंस हो सकता है। तो इनके वेरिएंसेस को भी एडजस्ट करेंगे। रेट वेरिएंस अगर एडवर्स है तो माइनस होगा, सपोज एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, ऐड कर देंगे। आइडल टाइम भी अगर आपका एडवर्स हो गया तो माइनस कर दोगे। लेबर वेरिएंसेस के बाद बेटे वेरिएबल एफओएच की तरफ चलोगे। वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसके भी दो वेरिएंसेस, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक आपके पास उसका एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। एक एक को मैं एडवर्स सपोज कर रही हूँ और एक एक को फेवरेबल हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। वेरिएबल एफओएच के बाद बेटे हम बात करेंगे फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस की। इसके कौन कौन से वेरिएंसेस दिए जाएं। आपको मैंने इसके 5 वेरिएंसेस कैलकुलेट करवाए। फ्लो चार्ट को जरा रिकॉल कीजिएगा। जनाब इसका जो टोटल वेरिएंस है दैट इज कॉल्ड अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर आपने वो यहाँ लिखा तो इसका कोई भी सब वेरिएंस यहाँ नहीं लिखो, लेकिन क्योंकि हमें डिटेल देनी है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि टोटल वेरिएंसेस को यहाँ ना लाया जाए, बल्कि सब वेरिएंसेस को काउंट फॉर किया जाए। फिक्स एफओएच के सब वेरिएंसेस की तरफ चलें तो बेटे आपके पास फिक्स एफओएच का एक वेरिएंस आता है एक्सपेंडिचर, और दूसरा वेरिएंस आपके पास आता है वॉल्यूम। तो या वॉल्यूम वेरिएंस को ले लीजिए तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस को छोड़ दोगे, और अगर वॉल्यूम के एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस को आपने अकाउंट फॉर करना है तो फिर उसके वॉल्यूम वेरिएंस को स्किप कर दोगे। चलें हम ज्यादा डिटेल देना चाहते हैं इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस का एक का एफिशिएंसी वॉल्यूम वेरिएंस ले लेंगे, मतलब वॉल्यूम वेरिएंस के सब वेरिएंस, और एक कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस। लीजिए हमने अमाउंट्स को अकाउंट फॉर किया, एडजस्ट किया, तो एंड रिजल्ट ये आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए जो कि आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जनाब आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके सामने है कि जनाब हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें
आप रफ वर्किंग में करना चाहो तो कंपलसरी नहीं है कि आप सेल्स के वेरिएंसेस को पहले और कॉस्ट के वेरिएंसेस को बाद में, आप स्ट्रेट इसका फॉर्मेट भी अडॉप्ट कर सकते हो कि जनाब बजटेड प्रॉफिट लिखा एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में, या पहले सारे फेवरेबल लिख लिए, एडवर्स बाद में लिख लिए, आप जो भी फॉर्मेट अडॉप्ट करना चाहें। एज सच फॉर्मेट के मार्क्स आपके इस लेवल पे वो रिक्वायर नहीं करता, सिंपल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर करता है, लेकिन उसमें जो नेक्स्ट जाके आप इसकी डिटेल पढ़ोगे उसका हल्का सा टच मैंने यहाँ दे दिया, उसमें फॉर्मेट के भी फिर मार्क्स हो जाते हैं। तो जनाब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी हो और उसकी हेल्प से आपने बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से टैली करना हो तो उसका तरीका ये होता है, उसका फॉर्मेट ये होता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या वेरिएशन होगी, देखो बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जो है प्रॉफिट को प्रॉफिट से टैली करते हैं वो इस लेवल पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के वेरिएंसेस को इग्नोर करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट फॉर हो रही है और सेल्स अकाउंट फॉर हो रहा है, उसके वेरिएंसेस कंसिडर हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने बजटेड प्रॉफिट मीन बजटेड जीपी को एक्चुअल जीपी के साथ टैली कर रहे हो, ना कि नेट प्रॉफिट। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ चलते हैं, आपने जीपी को जीपी से टैली नहीं करना बल्कि कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ टैली करना होता है। तो वहां पे हमने स्टैंडर्ड बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रिकॉन्साइल करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ टैली करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स वेरिएंस, उसका बिहेवियर भी वेरिएबल होता है और वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस देंगे, फिक्स एफर्ट्स के वेरिएंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यूजुअली वो आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्सपेक्ट करता है कि सीएम को सीएम के साथ टैली करने की बजाय आप प्रॉफिट, आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बजाय प्रॉफिट जो है वो ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर क्या वेरिएशन आएंगी देखिएगा, वो नोट करते हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट in marginal costing वो कैसे बनाएंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको प्रॉफिट ही रखना है तो तब भी कोई इशू नहीं है। देखो आप लिखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे, यहाँ टाइप नहीं हो पा रहा, चलो यहाँ करके लिख लेते हैं। जी जनाब, बजटेड प्रॉफिट से ही अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का, आप क्या करोगे बेटे, एज यू नो कि जब हम सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब अगर मेरी स्टेटमेंट का स्टार्ट में प्रॉफिट से ही लेना चाह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन के साथ टैली करना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बजटेड प्रॉफिट है, क्वेश्चन में सम टाइम ये कंडीशन हो जाती है इस लेवल पे वो कम देता ऑनवर्ड देगा, तो हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन को ले लो, इसको रीअरेंज कर लो कि जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को बेटा जी ऐड कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। तो मैं क्या करूंगी, बजटेड प्रॉफिट में अगर बजटेड फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूंगी तो जनाब मेरे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। ठीक हो गया, क्या किया, बजटेड प्रॉफिट में बजटेड फिक्स कॉस्ट को ऐड किया तो मेरे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब जब बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, अब मैंने क्या करना है, इसमें वेरिएंसेस की एडजस्टमेंट करनी है और उसमें भी मैं क्या करूंगी,
सबसे पहले सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट किया जाएगा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, जनाब सपोज ये फेवरेबल है तो ऐड हो जाएगा, और सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस जब भी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता है तो बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वही डिफरेंस है जो बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जनाब आपके पास जो स्टैंडर्ड सीएम पर यूनिट है, अब अगर इसे मैं बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, और अगर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जनाब आपके पास बेटा जी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट किया, आफ्टर दैट सेल्स के प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट किया जाएगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस, अगर वो फेवरेबल है तो ऐड होगा, एडवर्स हुआ तो माइनस होगा। अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस, वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस को उसके बाद आपने एडजस्ट करना है। वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास बेटा जी मटेरियल की बात करें तो यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, लेबर कॉस्ट भी आपकी वेरिएबल होती है, उसमें जनाब उसका रेट वेरिएंस, उसका एफिशिएंसी वेरिएंस ये आएगा, आइडल टाइम हुआ तो वो वेरिएंस भी आएगा। आपने इन तमाम वेरिएंसेस को कैलकुलेट किया, अमाउंट्स को ट्रांसफर किया, जो फेवरेबल था ऐड किया, जो एडवर्स था वो माइनस करोगे। अब लेबर वेरिएंस के बाद नेक्स्ट में वेरिएबल एफओएच वेरिएंस, ये भी वेरिएबल है। इसके दो वेरिएंसेस, एक इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका एफिशिएंसी वेरिएंस। लीजिए फिक्स एफर्ट्स के वेरिएंसेस इस लिस्ट में नहीं डालोगे, इसमें कुछ एडवर्स होंगे, कुछ फेवरेबल होंगे, आपने जनाब वो एडजस्ट किए। लीजिए ये मेरे पास क्या आया, फिक्स एफर्ट्स की एडजस्टमेंट नहीं की, सिर्फ वेरिएबल एफर्ट्स के वेरिएंसेस को एडजस्ट किया। ये बेटा जी आपके पास आना चाहिए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा होगा क्रॉस कंफर्मेशन के लिए। और वो कैसे किया होगा, आपने एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू में से एक्चुअल गिवन वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट किया होगा। अब नेक्स्ट बात बेटे, हमने बात की थी कि फिक्स एफओएच वेरिएंसेस की, जब बात की थी हमने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स एफओएच का एक ही वेरिएंस कंसीडर होता है, वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और अगर वो कैलकुलेट होता है तो मुझे उसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में उसको शो भी करना है। कैसे शो किया जाए, उससे पहले एक और बात यहाँ देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का स्टार्ट जो है वो मैंने अगर प्रॉफिट से किया है तो एंड भी उसका प्रॉफिट पे होना चाहिए। स्टार्ट हुआ बजटेड प्रॉफिट से तो एंड एक्चुअल प्रॉफिट पे होना चाहिए। तो सो इजी, अगर मेरे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो मैं उसमें से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देती हूँ। जब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगी मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। चलें ऐसा करते हैं, जी जनाब, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मुझे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को माइनस करना, लेकिन फिक्स एफर्ट्स का वेरिएंस जो है वो भी शो करवाना है। अब उसका तरीका क्या है शो करवाने का, बेटे हम ये काम किया करते हैं, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की अमाउंट तो यहाँ लिखनी है लेकिन यहाँ वेरिएंस को भी शो करना है, और वो मैं कैसे करूंगी, ये देखो, मैं यहाँ वर्किंग में लिखूंगी बजटेड फिक्स कॉस्ट
एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे फिक्स कॉस्ट का फाइंड आउट किया जाता है? फिक्स एफओएच का बजटेड फिक्स एफओएच माइनस एक्चुअल फिक्स एफओएच, इनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास फिक्स एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। अब मैंने क्या करना है, रफ वर्किंग में यहाँ बजटेड फिक्स एफओएच की अमाउंट लिखूंगी, इसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो एडजस्ट कर, तो इसकी बजटेड फिक्स एफओएच में जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडजस्ट होगा प्लस या माइनस उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगी वो एक्चुअल फिक्स एफओएच की होगी, और ये जो एक्चुअल फिक्स एफओएच है ये एक्चुअल सीएम में से माइनस होगा, तो फिर जनाब आपके पास ये एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। तो ये है जनाब आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो मैं फुल फ्लैज यहाँ शो करने की कोशिश करती हूँ, जूम आउट करते हैं। तो ये है जनाब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, इन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स में हमने क्या किया, दोनों ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया और एक्चुअल प्रॉफिट पे एंड किया। जब हम प्रॉफिट को प्रॉफिट से टैली करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं, उन सिचुएशंस में बेटे हमने ऑल वेरिएंसेस लेने हैं, सेल्स रेवेन्यू के वेरिएंसेस भी कंसीडर करने हैं और कॉस्ट के वेरिएंसेस को भी अकाउंट फॉर करना है। लेकिन सम टाइम वो आपसे ऐसी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट रिक्वायर करता है जिसमें प्रॉफिट को प्रॉफिट से टैली नहीं करना होता, हमने कॉस्ट को कॉस्ट से टैली करना होता है। उन सिचुएशंस में सेल्स रेवेन्यू के वेरिएंसेस नहीं लोगे, कॉस्ट के वेरिएंसेस ले लोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगी उसमें आपकी बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से टैली हो जाएगी। कैसे करना है देखिए। समटाइम वो आपसे जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट रिक्वायर करेगा उसमें वो प्रॉफिट को प्रॉफिट से टैली करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वो क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा कि जनाब बजटेड कॉस्ट को रिकॉन्साइल कीजिए विद एक्चुअल कॉस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट कॉस्ट के वेरिएंसेस लेने, कॉस्ट के वेरिएंसेस को आपने अकाउंट फॉर करना है। आपने जनाब उसमें जो सेल्स रेवेन्यू के वेरिएंसेस हैं, सेल्स वेरिएंसेस जो हैं उनको कंसिडर नहीं करना। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है वेरिएंस के तो होते ये दो तरह के ही हैं, फेवरेबल एंड एडवर्स। लेकिन इस सिचुएशन में फेवरेबल माइनस हो जाएगा, एडवर्स ऐड हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है, देखो फेवरेबल वेरिएंस कब होता है, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्या है कि जनाब एक्चुअल में जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो तब वेरिएंस फेवरेबल होता है, तो जब ज्यादा वाला प्रॉफिट की तरफ जाना हो तो फेवरेबल वेरिएंस ऐड कर दिया जाता है। अब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेटा जी क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट जब कम होगी तब उसका वेरिएंस फेवरेबल होगा। एक्चुअल में कॉस्ट का कम होना हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो जब कॉस्ट के वेरिएंसेस फेवरेबल हैं, इसका मतलब है कि एक्चुअल में कॉस्ट कम है, तो जब कम की तरफ जाना होगा तो फेवरेबल वेरिएंसेस को माइनस कर दोगे और एडवर्स वेरिएंस को आप ऐड कर दोगे, और सेम वैसी ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाओगे तो आपका बजट, आपकी बजटेड कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट के साथ टैली हो जाएगी। अब उसने याद है आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, अब मुझे तो थोड़ा सा ये भी याद आ गया कि किसी जमाने में आपको असाइनमेंट दी थी और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर आई थिंक 2 और 3 के 1 कहा था कि मैं खुद करवाऊंगी, उसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट उसने रिक्वायर की हुई है, उसी में उसने प्रैक्टिस दी हुई और आपसे कहा हुआ है कि बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ टैली करें। अब अगर आप जाग रहे हो, याद है, असाइनमेंट की है, चले आपके एंड पे छोड़ते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आइएगा। आपके बुक्स में पेज नंबर 370, आपके बुक्स में पेज नंबर 370 पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। मैंने कहा चेक कर लूं पार्टिसिपेंट्स चले क्लास में तो प्रेजेंट है। कभी कभी मुझे रिजल्ट आपका सोच के खौफ आता है, आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। हाँ जी, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि देखो आपको स्टेटमेंट बनानी है, अ स्टेटमेंट फॉर द मंथ दैट रिकॉन्साइल बजटेड कॉस्ट और जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ टैली कीजिए, रिकॉन्साइल कीजिए। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कॉस्ट को कॉस्ट के साथ टैली करना है, और उसके लिए उसने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स एफर्ट्स भी कंसिडर होगा, उसके वेरिएंसेस भी कंसिडर होंगे। अब उसमें जनाब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 6, फिक्स एफर्ट्स कॉस्ट पर यूनिट 12, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल प्लस फिक्स इंक्लूसिव वो 26 पर यूनिट है। अब आपने प्लान किया था, बजट में था कि 14,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे पर मंथ, लेकिन एक्चुअल में 14,800 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए। ओके जी, फिर उसके बाद एक्चुअल में कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई? 1,25,000 लेबर की ये सारी इंफॉर्मेशन ये गिवन। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे भी जरा फोकस कीजिएगा। उसने मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई, हमें मटेरियल की क्वांटिटी केजीज पर यूनिट कितने चाहिए थे, एक केजी का रेट कितना था, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेबर आर्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिक्स एफर्ट्स कॉस्ट की डिवीजन नहीं है, टोटल में भी उसने नहीं बताया एक्चुअल में मटेरियल के कितने केजीज यूज हुए, टोटल लेबर आर्ट्स कितने इंकर्ड हुए, बाइफिकेशन गिवन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी कंपोनेंट, चाहे मटेरियल है, लेबर है, कुछ भी है, हम इनके सब वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनके सब वेरिएंसेस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इनके टोटल वेरिएंस ही कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट सब वेरिएंसेस की हेल्प से भी बन जाती है, टोटल वेरिएंस की हेल्प से भी बन जाती है। तो अब क्योंकि सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कंप्लीटली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो चलिए हम मटेरियल, लेबर और फिक्स एफर्ट्स के टोटल वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। अब इनके टोटल वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपके साथ मेरा ख्याल है 2 या 3 अप्रोचेस मैंने डिस्कस की थी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि हमेशा आप फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को यूज करते हुए आप इनके टोटल वेरिएंस को कैलकुलेट करोगे। तो जनाब फ्लेक्स बजटेड अप्रोच में टोटल वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, मटेरियल टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस की हमेशा अप्रोच आपने क्या यूज करनी है जनाब? फ्लेक्स्ड बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जनाब। अब फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, मेनी टाइम्स हमने ये क्लास में डिस्कस किया, रिपीट कर देते हैं यहाँ पे कि जनाब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट्स के साथ, तो फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट आती है। फिर उसे एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो हर कंपोनेंट का आपके पास टोटल वेरिएंस आ जाएगा। तो चलिए पहले मटेरियल का ये वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है बेटा जी 8, और एक्चुअल में यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए 14,800, और एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल की कितनी गिवन है? 1,25,000। 8 into 14,800
ये है बेटे 1,18,400, 1,18,400 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हुई 1,25,000 की। कितने का डिफरेंस है जनाब? 6,600 से टोटल में मटेरियल कॉस्ट ज्यादा थी, तो इसके वेरिएंस का बिहेवियर क्या हुआ? एडवर्स। इसी तरह हम बाकी वेरिएंसेस कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अब लेबर का टोटल वेरिएंस, वो भी मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगी जनाब। आपके पास लेबर की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है वो है जनाब हमारे पास 6 इंटू एक्चुअल में यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए 14,800 और एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो क्वेश्चन में है 92,000। 6 इंटू 14,800 ये है 88800 माइनस 92,000। ये भी एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा है, इसका बिहेवियर भी बेटे हमारे पास एडवर्स हो गया और अमाउंट है 3,200। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद वेरिएबल एफओएच का तो जिक्र नहीं है, फिक्स एफओएच की तरफ चलते हैं। फिक्स एफओएच का भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाला टोटल वेरिएंस, और वो भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि जनाब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 12 इनटू एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 14,800 माइनस एक्चुअल फिक्स एफओएच कॉस्ट कितनी है? वो है 1,70,000। 12 into 14,800 1,77,600 माइनस 1,70,000 का ये है, तो 1,70,000 ये हमारे पास है जनाब 7,600। अब देखो ये एक्चुअल में कम है, तो इसका बिहेवियर क्या हुआ? फेवरेबल। अब कॉस्ट को कॉस्ट के साथ टैली करना है, इसके सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन भी होती तो हम उसके वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करते। अब जनाब एक्चुअल में टोटल कॉस्ट कितनी है और बजटेड कॉस्ट कितनी है वो यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट क्वेश्चन में आपको जो टोटल गिवन है पर यूनिट वो 26 दी हुई है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल में जो यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए, सॉरी बजटेड यूनिट्स के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, और बजटेड यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? बजटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 14,000। सो 26 इंटू 14,000 ये आते हैं जनाब, मेरे पास अमाउंट आती है 3,64,000। अब बजटेड कॉस्ट में देखो, बजटेड कॉस्ट को उसने कहा कि पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट में कन्वर्ट करें। ये बजटेड कॉस्ट है, ओरिजिनल बजटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट में इसे कन्वर्ट कीजिए। अब फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट कितनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट जब वो आपसे कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन फ्लेक्स्ड बजटेड कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिविटी लेवल का। अगर मैं 26 स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 14,800 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा जी मेरे पास फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट आती है 26 इंटू 14,800, ये मेरे पास आती है 3,84,800। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे पास आ रही है माइनस किया 3,64,000, 20,800 की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से हमें बियर करना पड़ रही है। एक्स्ट्रा कॉस्ट वो एडजस्ट की, उसके बाद वेरिएंसेस को लिखते हैं जनाब। एक वेरिएंस है, मैं उसके अमाउंट को पहले लिख लूं, 6,600 एडवर्स है, फिर आपके पास
3200 एडवर्स है, 7600 आपके पास फेवरेबल है। अब इनके नेम्स मैं यहाँ लिख लूं। 6600 हमारे पास टोटल मटेरियल वेरिएंस है, और टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस दिस वन, और टोटल फिक्स्ड एफओएच वेरिएंस ये है। अब इनके एडजस्टमेंट के बाद आपके पास क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट आनी चाहिए। अब जब हम कॉस्ट को कॉस्ट के साथ टैली करते हैं तो एडवर्स मैंने आपसे कहा ऐड कीजिएगा और फेवरेबल को माइनस कीजिएगा। फेवरेबल जिसको माइनस करना है उसके पैरेंथेसिस मार्क कर दीजिएगा। 384,800 प्लस 6600 प्लस 3200 माइनस 7600 किया, मेरे पास आनी चाहिए 387,000 की फिक्स कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में आपको एक्चुअल एक्चुअल टोटल कॉस्ट यही गिवन है। तो लीजिए हमारी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इज रेडी। जी बेटा जी, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? हाँ जी, असाइनमेंट का बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इजीली सॉल्व हो गया। चले जाए, अभी से आउट होना शुरू हो जाए। मैं नया क्वांट एडवांस वेरिएंसेस की तरफ जा रही हूँ। किसी दिन मैं ऐसा ही करूंगी सो दैट आपको थोड़ा सा सीरियस किया जा सके। चले जनाब, अब नेक्स्ट असाइनमेंट लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने आपसे दो वेरिएंसेस रिक्वायर किए हुए हैं। एक फिक्स एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके एंड पे छोड़ रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए। उसमें क्या है कि जनाब आपको क्या फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन गिवन है, बजटेड फिक्स कॉस्ट गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कंपनी यूजेस द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वैल्यूज ऑल द इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें ए में वो कहता है एज्यूमिंग नाउ दैट कंपनी यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रीकैलकुलेट फिक्स एफओएच वेरिएंसेस। अच्छा जनाब, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स एफओएच आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। बी पार्ट कहीं है नहीं। बी पार्ट पॉसिबल कॉजेज ऑफ लेबर वेरिएंसेस। चले जनाब, अब मैं आपसे वेरिएंसेस की रीजंस क्या हो सकती हैं वो डिस्कस करूंगी, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। ऑनवर्ड जो है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो एडवांस वेरिएंसेस आ जाते हैं उसमें। वो एडवांस वेरिएंसेस आपसे डिस्कस होंगे तो बाकी एग्जांपल्स फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी आज की असाइनमेंट है एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। अच्छा, अब मैंने इनकी थ्योरी आपसे डिस्कस करनी है जो कि वो पूछ सकता है कि वेरिएंसेस अराइज क्यों होते हैं, और दूसरी वो आपसे जो थ्योरी रिक्वायर कर सकता है वो ये है क्या ये वेरिएंसेस के रिजल्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्या ये वेरिएंसेस कोरिलेट करते हैं या नहीं। तो यस, कोरिलेट करते हैं। ये वेरिएंसेस इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, देखो बेटे वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करूंगी। पहले चलते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस की तरफ। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस अराइज क्यों होता है, तो उसके लिए फोकस कर लीजिए कि प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए उसकी कैलकुलेशन कौन कौन से कंपोनेंट्स पे बेस करेगी। प्राइस वेरिएंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी इनटू एक्चुअल केजीज। आपने जब भी किसी वेरिएंस की रीजंस आइडेंटिफाई करनी हो तो जो डिफरेंस लेते हैं क्वांटिटी के वेरिएंस में क्वांटिटी का डिफरेंस, रेट के वेरिएंस में रेट का डिफरेंस, उस पर फोकस कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के लिए सेम है। तो जनाब प्राइस वेरिएंस क्यों अराइज होता है, उसकी क्या रीजन हो सकती है कि जनाब या तो वो एडवर्स होगा या फेवरेबल। एडवर्स कब होता है, जब आपने मटेरियल के पर केजी के लिए ज्यादा एक्चुअल में प्राइस पे की। एक्चुअल में आपको मटेरियल के लिए प्राइस क्यों ज्यादा पे करना पड़ी,
एक रीजन तो ये हो सकती है कि मैंने अपनी रॉ मटेरियल इस दफा जो परचेज किया वो हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किया। पहले हम नॉर्मल क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे तो मटेरियल का वेस्टेज भी हो रहा था, वर्कर्स को उस मटेरियल को हैंडल करने का भी इशू हो रहा था, उनकी एफिशिएंसी भी डिटेरियोरेट हो रही थी, मशीनरी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो जनाब इस वजह से हमने सोचा कि हम इस दफा हाई क्वालिटी का मटेरियल परचेज करेंगे। अब अगर मैंने हाई क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया देन डेफिनेटली उसके लिए मुझे प्राइस ज्यादा पे करना पड़ी, जिसकी वजह से मेरा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो गया। लेकिन इसके एडवर्स होने के और मुझे रिजल्ट्स क्या फेस करने पड़े होंगे, इनका इफेक्ट क्या बाकी वेरिएंसेस पे हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। देखो कैसे, जब मैं अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करूंगी मटेरियल का प्राइस वेरिएंस तो एडवर्स हो जाएगा, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसकी वेस्टेजेस कम होंगी, वेस्टेजेस के कम होने की वजह से मटेरियल का यूजेज वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हुआ होगा। और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट और क्या हुआ होगा, इसका इम्पैक्ट ये हुआ होगा कि जनाब आपने आपके वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई होगी, आपके वर्कर्स को अच्छी क्वालिटी के मटेरियल को टैकल करना आसान होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी होगी, उनका एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल हुआ होगा। अगर लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल हुआ ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच का एफिशिएंसी वेरिएंस वो भी लेबर के स्टैंडर्ड आर्ट्स पे बेस कर रहा है, वो भी फेवरेबल हुआ। तो जब वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ी, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली जो हमने फिनिश गुड्स बनाए वो हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस्ड हुए, जिसकी वजह से उनको कस्टमर ने पसंद किया, फ्यूचर में उनकी डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो मटेरियल आपका सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव हो गया। अब जब डिमांड बढ़ी, हमने ऑनवर्ड ईयर में सोचा कि अब इस डिमांड का फायदा उठाया जाए, हमने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए सेल प्राइस बढ़ाई, जिससे सेल्स का प्राइस वेरिएंस भी फेवरेबल हो गया होगा। तो जरा देखिए हमारे बिजनेस के एक डिसीजन की वजह से किस तरह बाकी सारे कंपोनेंट्स भी इफेक्ट होते हैं, एंड तक सेल्स रेवेन्यू तक और प्रॉफिटेबिलिटी तक उसका इम्पैक्ट जाता है। इसका मतलब जितने भी वेरिएंसेस हैं और वो इंटरडिपेंडेंट है। अब इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकती हैं कि जनाब मटेरियल की प्राइस पर केजी जो है, चले मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो गया, हमने एक्चुअल में प्राइस कम पे की, क्या रीजन हो सकती है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस टाइम हम अपने सप्लायर को चेंज कर लिया, या तो सप्लायर चेंज कर लिया उसने, अब मुझे कम प्राइस पे वही प्रोडक्ट, 1 मिनट, हमें मटेरियल के लिए कम प्राइस पे करना पड़ी, या फिर मैंने सप्लाई का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा बल्कि बल्क क्वांटिटी में परचेज किया। जब ज्यादा क्वांटिटी में परचेज किया तो उस पर मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब जनाब उससे हुआ क्या, कम प्राइस पे करना पड़ी, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट मेरा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हुआ, डिस्काउंट के का बेनिफिट मिला, उससे ऑटोमेटिकली मेरी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी परचेज की, ज्यादा मुझे स्टोर करनी है, ज्यादा स्टोर करने की वजह से मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए। तो जनाब देखिए आपके एक छोटे से डिसीजन की वजह से जब आप एक वेरिएंस को कंट्रोल करना चाहोगे, उसको फेवरेबल करना चाहोगे, तो किसी ना किसी दूसरे वेरिएंस पे उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। लेबर की बात करते हैं। लेबर को ये जनाब लास्ट ईयर में एफिशिएंसी बहुत तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे, वर्कर स्किल्ड नहीं थे, आपने न्यूली हायर किए थे, वो आपके इन्वायरमेंट के साथ टोटली मैचअप नहीं कर रहे थे। दिस ईयर आपने प्लान किया कि ट्रेनिंग पे कुछ एक्सपेंस किया जाए, आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग पे एक्सपेंस आया, डेफिनेटली उसे एक्चुअल कॉस्ट आपकी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट हुआ, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से बेनिफिट क्या हुआ, स्किल लेवल इंप्रूव हुआ। जब वर्कर का स्किल लेवल इंप्रूव हुआ उनका एफिशिएंसी वेरिएंस ऑटोमेटिकली फेवरेबल हो जाएगा। जब वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अच्छे से काम करेंगे, ऑटोमेटिकली वो मटेरियल को अच्छे से हैंडल करेंगे, आपके मटेरियल का यूजेज वेरिएंस फेवरेबल होगा। वर्कर्स के लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से उनका खुद का एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, आपके वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस जो हैं वो भी फेवरेबल हो जाएंगे। एंड कीप इन माइंड हमेशा जब इंटरनल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट पे होता है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करोगे, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपकी करंट परफॉर्मेंस भी ओवरऑल इंप्रूव होती है, आपका फ्यूचर बिजनेस भी बढ़ता है, आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो जनाब हमारी इस छोटी सी डिस्कशन से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जनाब हमारे जितने भी वेरिएंसेस हैं वो इंटरडिपेंडेंट है और हमारा एक माइनर सा भी डिसीजन बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल से लेक्चर्स इसे कंटिन्यू करेंगे। और असाइनमेंट में आज के दिन में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 5 and 6 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन कल करेंगे। अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।